भरतपुर के एक पुराने मोहल्ले सुनार गली में हाल ही में एक नया बुटीक खुला था। नाम था लहंगा लगन। नाम जितना साधारण, अंदर का माहौल उतना ही भव्य। ये देखो, ये बुटीक कितना सुंदर है। इसमें लगे कपड़े तो और सुंदर है। आंखें चमक जा रही हैं ये सोचने में कि कौन सा सबसे सुंदर है। इतने सुंदर लहंगे तो पूरे भरतपुर में नहीं है, लेकिन इस दुकान की मालकिन कौन है और वो ये सब लहंगे बनाती कैसे है जिस पर से आंख ही नहीं हट पाती है। नूरी बेगम नाम है उसका। अच्छा, कहीं बाहर से ही आती होगी ना, क्योंकि यहाँ तो कभी देखा नहीं है। वो तो अब वो ही जाने। इस बुटीक की मालकिन थी एक अजीब सी महिला, नूरी बेगम। उसकी उम्र 50-60 के बीच की लगती थी, लेकिन उसकी त्वचा बिल्कुल कसी हुई थी और बाल हमेशा खूबसूरत जूड़े में बंधे रहते। देखो, नाम लिया और वो आ भी गई। यही है नूरी। ये है नूरी? हाँ, यही तो है। क्या हुआ यार, ये कितनी सुंदर है, जैसे कोई फिल्मी डिजाइनर हो। और वाकई नूरी की चमक ही अलग थी। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, मानो वो हर किसी को स्कैन कर रही हो। तुम्हें पता है शिल्पा, इस बुटीक में खास ऑफर चलता है। अच्छा, कैसा ऑफर है ये? क्या हमारे काम का भी है कुछ? हमारे काम का तो है, सुनोगी तो दंग रह जाओगी। ऐसा भी क्या है ऑफर में? पहला लहंगा फ्री। अगर आप उसे पहनकर बुटीक में ही तस्वीर खिंचवाएं तो पहला लहंगा मुफ्त और अगले पर 50% ऑफ रहता है। बहुत अच्छी दुकान है यार। फिर तो ये लहंगा पहनने को भी मिलेगा और साथ ही साथ फोटो भी खिंच जाएगी। ये तो बहुत अच्छा ऑफर है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, लेकिन हम यहाँ कल आएंगे। आज वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, मम्मी डांटेगी। रूपा और शिल्पा इस बात से अनजान वहाँ से निकल जाती हैं कि अक्सर जो लड़कियां दौड़ी चली आती वो अगले कुछ दिनों में अचानक गायब हो जाती। पुलिस को बुलाते तो पुलिस को भी कभी कोई सबूत नहीं मिलते और केस धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चले जाते। आज तो 2 लड़कियां आते आते रह गईं। नुकसान हो गया। कितना मजा आता अगर वो दोनों आज ही मेरी दुकान में आ जाती। अफसोस, ये दुकान उनको यहाँ तक नहीं ला पाई। नूरी गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन करती भी क्या। उसको चुपचाप अपनी दुकान चलानी पड़ती है। वो अपनी दुकान में अब और सुंदर लहंगे का प्रदर्शन करती है, जिसे देख एक लड़की मोहित हो उनके पास आ जाती है। उसका नाम होता है रागिनी। रागिनी फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट थी। क्लास प्रोजेक्ट के लिए टीचर सबको काम दे रहे थे। मैं चाहता हूँ तुम लोग मार्केट में जाकर देखो कि दुनिया में कितनी चीजें हैं देखने और सीखने को। उसके बाद आकर तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोगों ने क्या सीखा। जिसका प्रोजेक्ट सबसे अलग होगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। रागिनी ने लहंगा लगन के बारे में सुना था। उसने सोचा वो अच्छी जगह होगी रिसर्च करने के लिए। तो ये है वो लहंगे की दुकान। यहाँ तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बस यहाँ की मालकिन मुझे सिखाने को तैयार हो जाए। उसके बाद जैसे ही उसने नूरी बेगम से मिलने की कोशिश की, बेगम मुस्कुराई और बोली, बताओ कौन सा लहंगा दिखाऊं आपको? हमारे यहाँ ऑफर भी है। नहीं, मैं यहाँ कोई लहंगा लेने नहीं आई हूँ। मैं एक डिजाइनर हूँ, सीखने आई हूँ आपसे। बेटी, तुम तो खुद डिजाइनर बनने जा रही हो, तुम्हें तो मुझे सिखाना चाहिए। अरे नहीं, आप बड़ी हैं, आप सिखा सकती हैं मुझे। प्लीज मुझे बताइए आप ये लहंगे कैसे बनाती हैं। तुम अगर मेरी बात मानो तो आओ, मेरी वर्कशॉप देखो। रागिनी ने नूरी की बात मानी और वो वहां चली गई। रागिनी को वर्कशॉप के पीछे एक पुराना तहखाना दिखाया गया। रागिनी ने डरते हुए पूछा, मैम, ये किस तरह का कपड़ा है? नूरी की आंखों में चमक उभरी। ये इंसानी खाल है बेटी। ये लहंगे अनमोल हैं क्योंकि ये प्यार से, खून से और आत्मा से बने हैं। नूरी असल में एक चुड़ैल थी। वो कभी मुगल काल की राज दरबारी डिजाइनर थी जिसे एक रानी ने नीचा दिखा दिया था। अपमानित होकर उसने तांत्रिक साधना की और खुद को अमर कर लिया। तब से मैं लड़कियों की सुंदरता, आत्मा और खाल से खास लहंगे बनाती हूँ। ऐसे लहंगे जो पहनने वाली की आत्मा को हमेशा के लिए उसमें कैद कर दे। हर लहंगे के साथ एक आत्मा बंधी होती है। जब कोई नया ग्राहक वो लहंगा पहनता तो वो आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर पर कब्जा कर लेती। कितना अच्छा है ना ये सब। नूरी जोर से हंसते हुए ये सब बता रही थी। उतना ही रागिनी को डर लग रहा था। अब मैं चलती हूँ, मुझे जाना है। मेरे बारे में इतना किसी को नहीं पता है, तू नहीं जा सकती है। नूरी अपने असली रूप में आ जाती है और रागिनी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रागिनी जैसे तैसे वहां से निकल जाती है। रागिनी ने समझ लिया कि नूरी एक भयानक आत्मा है। मुझे वहां जाना होगा, ये पता करने की इसको कैसे खत्म किया। वो एक बार फिर चुपचाप उस तहखाने में जाती है जब नूरी वहां नहीं होती, और वहां की तस्वीरें लेकर उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर को भेज दी। प्रोफेसर ने समझाया कि अगर लहंगों में कैद आत्माओं को मुक्त करना है तो उन्हें आग में जलाना पड़ेगा।
लेकिन बस लाल चंद्रग्रहण के दिन ही। ऐसा चंद्रग्रहण 3 दिन बाद पड़ने वाला है, तभी अब कुछ हो सकता है। लेकिन बहुत सावधान रहना, अगर तुमने कुछ भी मजाक में लिया तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। 3 दिन बाद जब लाल चंद्रग्रहण की रात आती है, रागिनी ने तहखाने में घुसकर देखना शुरू किया। रागिनी ने जल्दी जल्दी सबकी फोटो ली और फिर अपना काम शुरू किया। उसने एक एक करके लहंगे जलाने शुरू किए। जैसे जैसे लहंगे जलते एक एक आत्मा भयानक चीखों के साथ मुक्त होती गई। लेकिन तभी वहां नूरी बेगम प्रकट हो गई। उसका चेहरा अब मानव नहीं, एक सड़ी हुई चुड़ैल का रूप ले चुका था। लहंगे जलते देख वो पागल हो गई। उसने रागिनी को उठाकर पटक दिया और गुस्से में बोली, तू मेरी कला को जला रही है। तू नहीं जानती मैं इन आत्माओं से जीती हूँ और तू इन्हें आजाद कर रही है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रागिनी को अब समझ नहीं आता अब वो क्या करे, लेकिन उसके हाथ में माचिस थी और बस एक ही लहंगा अब बचा हुआ था। खिंचती हुई रागिनी ने आखिरी लहंगे में आग लगाई, जिसमें सबसे ताकतवर आत्मा बंधी थी। आग की लपटें उठी और नूरी की चीखें पूरी सुनार गली में गूंज उठी। मैं फिर वापस आऊंगी रागिनी, इस बार तो तू बच गई, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अगली सुबह बुटीक जलकर राख हो चुका था। वहां कोई नहीं रहता था। 3 महीने बीत चुके थे। रागिनी अब भी अजीब सपनों से जूझती थी। पता नहीं ये सपने कब बंद होंगे। उठकर वो पानी पीती, लेकिन जब से वो हादसा हुआ था तब से रात को नींद में उसे वही दुकान, वही लहंगे और वही जली हुई आंखें दिखती थी। एक दिन उसके दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आया। बेटी, मैं पंडित कालेंद्र हूँ। मुझे तुम्हारे किए कार्यों की जानकारी है। तुमने जो चुड़ैल को जलाया वो अधूरा था। रागिनी चौंक गई। आपको कैसे पता? कुछ आत्माएं जलने से नहीं, मंत्रों से मुक्त होती हैं और कुछ वापस आना चाहती हैं। कालेंद्र ने बताया कि नूरी केवल नष्ट नहीं हुई थी, उसकी आत्मा राख में समा गई थी और अब वो धीरे धीरे खुद को फिर से इकट्ठा कर रही है। रागिनी के अंदर डर बैठ गया। आप कौन है? मैं तांत्रिक हूँ। तंत्र मंत्र और आत्माओं का गहरा ज्ञान रखता हूँ। मेरी पीढ़ियां इस मोहल्ले की आत्माओं को बांधने और मुक्त करने का काम करती रही हैं। नूरी हमारे हाथ से हमेशा बच जाती थी। हम कभी उसे कैद नहीं कर पाए, इसलिए वो बच निकली। रागिनी को यकीन तो नहीं हुआ, पर उसकी आंखों में जो चमक थी वो झूठ नहीं लग रही थी। इस बीच दुकान में अजीब घटनाएं होने लगी। चलिए आपको वो दुकान दिखाती हूँ मैं। रागिनी कालेंद्र को लेकर उस दुकान में गई। वहां एक लहंगा फिर से बन रहा था। ये नूरी की आत्मा है। तुम्हारे जलाने से उसकी पीड़ा और बढ़ी है। अब वो गुस्से में है। हमें उसे पूरी तरह से मुक्त करना होगा या उसे तंत्र में बांधकर कैद करना होगा। वो एक गुप्त अनुष्ठान की तैयारी में लग गया। रागिनी को लगा कि वो उसकी मदद कर रहा है, लेकिन एक रात जब रागिनी आधी नींद में थी, उसने देखा कालेंद्र दुकान में अकेले मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर राख का घेरा था और वो नूरी की आत्मा को आवाज लगा रहा है, मुक्त करने के लिए नहीं, जगाने के लिए। रागिनी कांप गई। उसका गला सूख गया। पंडित कालेंद्र एक तांत्रिक नहीं, कोई और है जो चाहता था कि नूरी फिर से लौटे। तुमने मुझसे झूठ बोला? कालेंद्र की आंखों में अब अलग चमक थी, पागलपन और शक्ति की भूख। हाँ, मैंने झूठ बोला, क्योंकि तुम ही उसका द्वार हो जो उसे जलाता है। वही उसे लौटा सकता है। तुम्हारी आत्मा में वो शक्ति है जिसमें मैं नूरी को पूर्ण रूप से वापस ला सकता हूँ। अब बहुत देर हो चुकी थी। राख हवा में उड़ने लगी और उसमें से निकली नूरी की आत्मा, पहले से भी ज्यादा विकराल। लेकिन तुमने ऐसे जाने कितने लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी। तभी नूरी ने कालेंद्र को देखा और मुस्कुराई। तेरे जैसे तांत्रिक तो मैंने खा लिए। उसने सिर्फ एक फूंक मारी और कालेंद्र की आंखों से खून बहने लगा। वो चीखता रहा और कुछ ही पलों में उसका शरीर राख बन गया। रागिनी स्तब्ध खड़ी थी। नूरी उसकी ओर मुड़ी। अब कोई नहीं बचा जो मुझे रोके। तूने मेरी राख को छुआ, अब तू मेरा हिस्सा है। रागिनी भागी, दुकान से दूर, मोहल्ले से दूर। लेकिन रास्ते में उसे एक और महिला दिखी जो वही राख का लहंगा पहनकर मुस्कुरा रही थी। तू चाहे जहां भागे रागिनी, एक धीमी फुसफुसाहट आई। अब लहंगे हर गली में होंगे और हर लड़की में मैं।